कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 20 नवंबर 2025। अगले कुछ मिनटों में हम पिछले 2 दिनों की कानूनी दुनिया की उन बड़ी खबरों की गहराई में उतरेंगे जिन्होंने सिर्फ अदालतों में ही नहीं बल्कि सरकार के गलियारों और आम लोगों की जिंदगी में भी हलचल मचा दी है। आज की हमारी चर्चा में एक पैटर्न साफ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि अदालतें, खासकर सुप्रीम कोर्ट, कार्यपालिका यानी सरकार के अधिकार क्षेत्र से लेकर सामाजिक रीति रिवाजों तक हर जगह अपनी भूमिका को एक तरह से फिर से परिभाषित कर रही हैं। तो चलिए इसी टकराव और बदलाव की सबसे बड़ी कहानी से शुरू करते हैं। शुरुआत उस फैसले से करते हैं जिसे सरकार और न्यायपालिका के बीच चल रही खींचतान का एक नया अध्याय माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स एक्ट 2021 को रद्द कर दिया है। ये सिर्फ एक कानून को रद्द करना नहीं है, इसके मायने कहीं ज्यादा गहरे हैं, है ना? बिल्कुल। इसे समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि ये ट्रिब्यूनल्स आखिर होते क्या हैं। देखिए, ये एक तरह की खास अदालतें होती हैं। स्पेशल कोर्ट्स, जैसे इनकम टैक्स के लिए या पर्यावरण के लिए जी। इनकम टैक्स, पर्यावरण, टेलीकॉम ऐसे विशेष मामलों को देखती हैं। अब सरकार इस कानून के जरिए इन ट्रिब्यूनल्स में सदस्यों की नियुक्ति और उनकी सेवा शर्तों को नियंत्रित करना चाहती थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सीधे सीधे शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत का उल्लंघन है। मतलब न्यायपालिका के काम में कार्यपालिका का सीधा दखल। हाँ, बिल्कुल। कोर्ट ने कहा कि ये दखल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और दिलचस्प बात तो ये है कि कोर्ट ने सरकार को पहले भी इसी तरह के प्रावधानों पर फटकार लगाई थी। हाँ, और यही इस फैसले का सबसे कड़ा हिस्सा है। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार ने उन्हीं प्रावधानों को दोबारा कानून में डाल दिया जिन्हें अदालत पहले ही असंवैधानिक बता चुकी थी। ये तो एक तरह से कोर्ट क्या मानदाल ऐसा हो गया। बिल्कुल, कोर्ट ने इसे वैसे ही माना है और सिर्फ कानून रद्द ही नहीं किया बल्कि कोर्ट ने केंद्र को 4 महीने के अंदर एक नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन बनाने का निर्देश दिया है। ये एक स्वतंत्र संस्था होगी जो नियुक्तियों का काम देखेगी, जिससे सरकार का सीधा नियंत्रण खत्म हो जाएगा। तो ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बचाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। बहुत बड़ी। सरकार की जवाबदेही तय करने का ये सिलसिला सिर्फ यही नहीं रुका। जांच एजेंसियों के काम करने के तरीके पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बहुत तीखी टिप्पणी की है। इंडिया बुल्स और सम्मान कैपिटल धोखाधड़ी का मामला। जी, ये मामला बहुत गंभीर है। कोर्ट ने इस केस की जांच में सीबीआई के रवैये को असामान्य रूप से दोस्ताना कहा। अब आप सोचिए, ये किसी भी जांच एजेंसी के लिए कितनी शर्मिंदगी की बात है। दोस्ताना रवैया, ये तो यही शब्द इस्तेमाल किए। और साथ ही सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो शेयर बाजार पर नजर रखती है, उस पर भी दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। कोर्ट इस बात से हैरान था कि एजेंसियां इतनी ढीली जांच कैसे कर सकती हैं। तो अब आगे क्या होगा इस मामले में? कोई निर्देश दिया कोर्ट ने? हाँ, कोर्ट ने एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी बनाने का समर्थन किया है। एसआईटी मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। जी, एसआईटी का मतलब होता है कि मौजूदा एजेंसियों से जांच छीनकर एक नई समर्पित टीम को सौंप दी जाए जो सीधे कोर्ट की निगरानी में काम करे। ये कदम दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट को मौजूदा जांच पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और वो मामले की तह तक जाना चाहता है। सही बात है। तो एक तरफ सरकार और उसकी एजेंसियों पर नकेल कसी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अदालतें सामाजिक और कह सकते हैं कि निजी जीवन से जुड़े मुद्दों पर भी बड़े निर्देश दे रही हैं। तलाक हसन का मामला अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। हाँ, तलाक हसन मुस्लिम पर्सनल लॉ में तलाक का एक तरीका है जिसमें पति 3 महीने में 3 बार तलाक बोलकर रिश्ता खत्म कर सकता है। जी। सुप्रीम कोर्ट इसकी संवैधानिकता की जांच तो कर ही रहा है, लेकिन हाल की सुनवाई में कोर्ट ने एक बहुत ही मानवीय पहलू पर ध्यान दिलाया। कोर्ट ने इस बात पर गहरी आपत्ति जताई कि पति अब सीधे अपनी पत्नियों से बात करने के बजाय अपने वकीलों के जरिए स्पीड पोस्ट से तलाक का नोटिस भेज रहे हैं। अच्छा, मतलब रिश्ते को खत्म करने का तरीका भी इतना अपमानजनक होता जा रहा है। बिल्कुल। अदालत ने कहा कि ये एक महिला की गरिमा से जुड़ा सवाल है। एक रिश्ता इस तरह से खत्म नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने संकेत दिया है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे एक संवैधानिक बेंच को भेजा जा सकता है। संवैधानिक बेंच
यानी कम से कम 5 जज इस पर सुनवाई करेंगे। हाँ, 5 जज मिलकर ये तय करेंगे कि क्या ये प्रथा महिलाओं के मौलिक अधिकारों का हनन करती है। अगर ऐसा होता है तो ये ट्रिपल तलाक के बाद पर्सनल लॉ में एक और बड़ा न्यायिक हस्तक्षेप होगा। बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने हिंदू महिलाओं से आग्रह किया है कि वे अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपनी वसीयत जरूर बनाएं। ये एक तरह से महिलाओं को उनके संपत्ति के अधिकारों के बारे में जागरूक करने की कोशिश है। हाँ, जागरूक करने की। लेकिन इससे भी बड़ा कदम यह है कि कोर्ट ने एक नियम अनिवार्य कर दिया है। अगर किसी निसंतान हिंदू महिला की मृत्यु बिना वसीयत बनाए हो जाती है तो उसकी संपत्ति के बंटवारे को लेकर जो भी विवाद होगा उस पर सीधे मुकदमा नहीं होगा। नहीं, पहले मध्यस्थता यानी मीडिएशन के जरिए उसे सुलझाने की कोशिश करनी ही होगी। ये अनिवार्य है। इसका असर क्या पड़ेगा, मतलब आम परिवारों के लिए इसका क्या मतलब है? इसका सीधा असर ये होगा कि परिवारों को अदालतों के चक्कर काटने से पहले आपस में बैठकर मामला सुलझाने का एक मौका मिलेगा। इससे मुकदमेबाजी कम होगी और शायद रिश्तों में कड़वाहट भी कम आएगी। ये वाकई एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। बिल्कुल। सामाजिक मुद्दों की बात चल ही रही है तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा निर्देश दिया है, अंग प्रत्यारोपण यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को लेकर। हाँ, अदालत ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो अंग प्रत्यारोपण पर एक राष्ट्रीय नीति बनाए। देखिए, अभी देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम हैं, जिससे बहुत भ्रम और असमानता है। सही बात है। कोर्ट चाहता है कि पूरे देश में एक समान नियम हो, ताकि किसी गरीब को सिर्फ इसलिए अंग न मिल पाए क्योंकि वो किसी दूसरे राज्य का है या उसके पास पैसे नहीं है। ये स्वास्थ्य के अधिकार को जमीनी स्तर पर लागू करने की कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का दायरा वाकई बहुत बड़ा है, लेकिन अब हाई कोर्ट्स और निचली अदालतों की तरफ चलते हैं, जहां रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े मुद्दों पर सरकारों को जगाया जा रहा है। दिल्ली का प्रदूषण एक बार फिर अदालतों के रडार पर है, और इस बार अदालतें बहुत सख्त हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक सुझाव दे दिया कि जब तक हवा साफ नहीं होती, स्कूलों में बच्चों की आउटडोर स्पोर्ट्स गतिविधियां बंद कर देनी चाहिए। इतना ही नहीं, हाँ, चीफ जस्टिस ने दिल्ली एनसीआर में 10-15 साल पुरानी गाड़ियों पर लगे बैन की नीति पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि प्रदूषण का कारण सिर्फ गाड़ी की उम्र नहीं होती, बल्कि उसकी फिटनेस होती है, जो एक बहुत प्रैक्टिकल बात है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने तो सरकार को फटकार भी लगाई है। जी, दिल्ली हाई कोर्ट इस बात पर नाराज था कि इतनी जहरीली हवा के बीच सरकार खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करवा रही है। कोर्ट ने इसे नागरिकों के जीवन के अधिकार का उल्लंघन माना और सरकार को कड़ी फटकार लगाई। दोनों अदालतों का रुख एकदम साफ है, आप प्रदूषण को हल्के में नहीं ले सकते। दिल्ली में प्रदूषण है तो केरल के सबरीमाला मंदिर में भीड़ का कुप्रबंधन एक बड़ी चिंता बन गया है। हाँ, केरल हाई कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार और त्रावणकोर देवासम बोर्ड को बहुत कड़ी चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से भीड़ को नियंत्रित किया जा रहा है, उससे कोई बड़ी भगदड़ या आपदा हो सकती है। मतलब अदालतें अब प्रशासनिक मामलों पर भी सीधी नजर रख रही हैं। बिल्कुल, खासकर जब बात सार्वजनिक सुरक्षा की हो। और अब एक हाई प्रोफाइल राजनीतिक मामले की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे को सजा हुई है। जी, ये पैन कार्ड जालसाजी से जुड़ा मामला था। रामपुर की एक अदालत ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम दोनों को 7-7 साल जेल की सजा सुनाई है। 7 साल, ये तो बहुत बड़ी खबर है। हाँ, एक सिटिंग राजनेता को इतनी लंबी सजा मिलना एक बड़ा संदेश देता है कि कानून की नजर में सब बराबर हैं। और इसी तरह नेताओं से जुड़े मामलों पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी चिंता जताई है। बिल्कुल, बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया गया कि महाराष्ट्र में मौजूदा और पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ 478 आपराधिक मामले लंबित हैं। 478? जी। कोर्ट ने कहा कि इन मामलों की सुनवाई में इतनी देरी क्यों हो रही है। उन्होंने इन सभी मामलों में तेजी लाने का निर्देश दिया है ताकि न्याय समय पर हो सके। लेकिन इन सब खबरों के बीच बिहार से कैसी खबर आई है जो पूरी न्याय व्यवस्था पर ही सवाल खड़े करती हैं। एक जज ने ही सिस्टम को कागजी शेर बता दिया है। ये बहुत ही असाधारण और चिंताजनक घटना है। बेगूसराय के एक जज ने खुले तौर पर आरोप लगाया है कि एक मामले को उनकी अदालत से सिर्फ इसलिए ट्रांसफर कर दिया गया क्योंकि उसमें जिले के डीएम और एसपी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई होनी थी। उनका कहना था कि उन्हें इन अधिकारियों पर एक्शन लेने से रोका जा रहा है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में जो लिखा वो हिला देने वाला है। न्यायपालिका को एक कागजी शेर बनाकर रख दिया गया है। कागजी शेर मतलब ताकत तो है लेकिन सिर्फ कागज पर। हाँ, कि हम असल में उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये न्यायपालिका की अपनी आंतरिक स्वतंत्रता पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वाकई ये बहुत गंभीर आरोप है। चलिए अब कुछ और कानूनी घटनाक्रमों पर एक नजर डालते हैं जो सुर्खियों में रहे।
कैश फॉर क्वेरी मामले में तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जी, लोकपाल ने सीबीआई को उनके खिलाफ चार्जशीट दायर करने की मंजूरी दे दी थी। महुआ मोइत्रा ने लोकपाल के उसी आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। ये मामला अभी लंबा चलेगा और इस पर सबकी नजरें रहेंगी। बॉलीवुड से भी खबर है, अभिनेत्री करिश्मा कपूर से जुड़ा पारिवारिक संपत्ति विवाद फिर से अदालत में है। हाँ, ये मामला उनके बच्चों से जुड़ा है। उन्होंने अपने दिवंगत पिता संजय कपूर की संपत्ति को लेकर एक नई याचिका दायर की है। इसमें आरोप है कि उनकी सौतेली मां प्रिया सचदेव संपत्ति को कहीं और ले जाने की कोशिश कर रही हैं। इसमें कुछ और भी आरोप हैं शायद। हाँ, जाली वसीयत बनाने और बच्चों की कॉलेज फीस न देने जैसे गंभीर आरोप भी शामिल हैं। अब कुछ ऐसी खबरों की बात करते हैं जिनका असर लाखों आम लोगों पर पड़ेगा। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पेंशन को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। ये फैसला ईपीएफओ से जुड़ा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। जी, ईपीएफओ ने कई रिटायर्ड कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद उच्च पेंशन देने से मना कर दिया था। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ईपीएफओ के इस फैसले को रद्द करते हुए इसे कानून का दुरुपयोग बताया। तो इससे हजारों रिटायर्ड लोगों को राहत मिलेगी। बिल्कुल, जो अपनी बढ़ी हुई पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। और चलते चलते कुछ और छोटे लेकिन महत्वपूर्ण अपडेट्स। भीमा कोरेगाम एल्गार परिषद मामले में क्या हुआ? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक आरोपी ज्योति जगताप को अंतरिम जमानत दे दी है। यूएपीए जैसे सख्त कानून के तहत जमानत मिलना एक बड़ी बात होती है। और न्यायपालिका में नियुक्तियों को लेकर भी एक फैसला आया था। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि जिला जज के पद पर प्रमोशन के लिए सिविल जजों को कोई कोटा या आरक्षण नहीं दिया जा सकता। कोर्ट का मानना है कि इससे न्यायिक सेवा की एकता पर असर पड़ेगा। एक आखिरी खबर जो अंतर्राष्ट्रीय है लेकिन भारत में भी दिलचस्पी से देखी जा रही है, स्क्विड गेम वेब सीरीज के अभिनेता ओ यंग सू का मामला। उन्हें यौन उत्पीड़न के आरोपों से बरी कर दिया गया था, लेकिन अब अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन ने इस फैसले के खिलाफ दक्षिण कोरिया के सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है। तो ये मामला एक बार फिर से खुल गया है। जी, तो ये थी पिछले 2 दिनों की कुछ सबसे बड़ी कानूनी खबरें। आज की चर्चा से एक बात तो साफ है, चाहे वो ट्रिब्यूनल्स एक्ट हो, तलाक़े हसन हो या फिर दिल्ली का प्रदूषण, अदालतें सिर्फ मूक दर्शक बनकर नहीं बैठी हैं, वे सक्रिय रूप से हस्तक्षेप कर रही हैं। बिल्कुल, हमने देखा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट जांच एजेंसियों को उनकी जिम्मेदारी याद दिला रहा है, तो वहीं हाई कोर्ट स्थानीय प्रशासन को उनकी नाकामी पर फटकार लगा रहे हैं। और बिहार वाले मामले ने तो न्यायपालिका के अंदर की चुनौतियों को भी उजागर कर दिया है। आज की इस पूरी बातचीत के बाद एक बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर करता है। जिस तरह से अदालतें अंग प्रत्यारोपण जैसी नीतियों से लेकर पर्सनल लॉ तक हर क्षेत्र में दखल दे रही हैं, क्या ये लोकतंत्र के लिए एक स्वस्थ संकेत है, जहां न्यायपालिका कार्यपालिका की कमियों को पूरा कर रही है, या फिर ये उन सीमाओं को धुंधला कर रहा है जो लोकतंत्र के इन 2 स्तंभों के बीच होनी चाहिए? और भविष्य में ये एक बड़े टकराव की वजह बन सकता है। इसी सवाल के साथ कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।